नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे बदायूं में हुए दोहरे हत्याकांड में, जहां दो बच्चों को दो सरफिरों ने मार दिया था, जिन्हें कल एक का एनकाउंटर हो चुका था, दूसरा आज बरेली से गिरफ्तार हो गया। यही खबर आपको बता रहा है। बरेली से दो मासूमों बच्चों का हत्यारा गिरफ्तार। पुलिस ने बरेली से हत्यारे को किया गिरफ्तार। बरेली से खबर, बदायूं हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। दो मासूम बच्चों का हत्यारा हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने बरेली से हत्यारे को किया गिरफ्तार। 25,000 का इनामी जावेद गिरफ्तार। बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड से गिरफ्तारी। बरेली में सरेंडर करने आया था जावेद। हत्याकांड के बाद से दिल्ली में था जावेद। बरेली से खबर, पुलिस ने जावेद को बदायूं से गिरफ्तार किया। जावेद के भाई साजिद का हो चुका है एनकाउंटर। दो बच्चों की निर्मम हत्या का आरोपी है जावेद। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए। वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा बात सुनो। तुम अभी जैसे कहने भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे डॉक्टर राकेश सिंह है, आईजी बरेली, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज। और बहुत ही अच्छा काम किया है पुलिस ने। पहले तो एक जो हत्यारा था उसका एनकाउंटर होता है, दूसरे की गिरफ्तारी भी त्वरित कार्रवाई करते हुए हो जाती है। सर ये जो है बताइए कुछ सर और क्या अपडेट निकल के आया, क्योंकि जिस तरीके से हम इस दूसरे आरोपी का बयान सुन रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ये कह रहा है कि मैं सरेंडर करने बरेली पहुंचा हुआ था, मेरे पास कई रिकॉर्डिंग्स हैं। वो जो है आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर पुलिस सैटेलाइट चौराहे के पास आया बरेली में, और उसके बाद वहाँ पुलिस कर्मियों के सामने अपने हाथ समर्पण किया। और उसके बाद उसको ले गई पुलिस बारादरी। वहाँ से बदायूं पुलिस उसको ले गई है, उससे पूछताछ हो रही है। सर, क्या कुछ अभी पूछताछ में पता चला है, अगर कुछ अपडेट आया? अभी बदायूं पुलिस लगी है, पूछताछ में टीमें काम करेंगी, जो टीमें लगी थी उसके जैसा कुछ पूछताछ निकलेगा वो बताया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। ये तो डॉक्टर राकेश सिंह जो आईजी रेंज बरेली है, उन्होंने बताया कि अभी पूछताछ चल रही है। बदायूं पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, साजिश से, माफ करिएगा, जावेद से। और अभी जो पूछताछ में निकलेगा वो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड से गिरफ्तारी हुई, जैसा कि हम बता रहे थे, और इस पर जानकारी भी दी आईजी राकेश सिंह ने बताया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ, जहां से जावेद की गिरफ्तारी हुई है बरेली से, शानू कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शानू, किन्होंने पकड़ा, किन्होंने पहचाना इन्हें, ये पहचान किसने की इस आरोपी की बस स्टैंड पे? शानू। देखिए विशाल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से अब ये जो आरोपी है जावेद, यानी कि जो बदायूं में निर्मम हत्याकांड हुआ, दो बच्चों को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, उसका ये छोटा भाई है यानी कि साजिद, जो कि एक आरोपी था, मुख्य आरोपी था, उसका मौके पर ही बदायूं पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था और एनकाउंटर में ही उसको ढेर कर दिया था। लेकिन जो दूसरा आरोपी यानी कि जो जावेद है, वो तुरंत मौके से फरार होकर के दुकान का शटर गिरा करके फरार हो गया था। लेकिन बीते 48 घंटों से बात की जाए तो बरेली पुलिस और साथ ही साथ जो बदायूं पुलिस है और पूरे मंडल वर्गीय पुलिस इस पूरे मामले में लगी हुई थी। चूंकि लगातार लखनऊ मुख्यालय से इस पर नजर बनाई जा रही थी, डीजीपी खुद इस पूरे मामले पर निगाहें गड़ाए हुए थे, और उसके बाद बावजूद भी कहीं ना कहीं बरेली मंडल की पुलिस इसमें फेल साबित हुई और इसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। और जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया, देर रात जो है ये जावेद है, ये गिरफ्तार हुआ है बरेली में, और इसको गिरफ्तार करने वाली कोई पुलिस नहीं, इसको सबसे पहले पब्लिक ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये दिल्ली के लिए फरार हो गया था, दिल्ली से ये लौटकर वापस आया और वापस आने के लिए इसने बरेली में
बरेली पुलिस को सरेंडर करने के लिए ये बरेली आया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बरेली पुलिस, पूरे मंडल भर की पुलिस का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है या फिर पुलिस के जो खुफिया सूत्र है, खुफिया तंत्र है, वो फेल साबित हुए हैं। चूंकि बदायूं से बरेली बीच में पड़ता है, बरेली से सीधा दिल्ली के लिए ये बाया बस जो है रवाना हुआ था और लौट करके भी ये बाया बस आया है। बरेली का जो बारादरी थाना क्षेत्र है, वहां पर सैटेलाइट इलाका है, वहां से पूरे चारों दिशाओं में जो है पब्लिक आवागमन करती है। वहीं पर ही इसकी जब ये ऑटो से बैठ करके जा रहा था तो वहां पर जो मौजूदा पब्लिक थी उसको कहीं ना कहीं संदिग्धता पाई गई और उसके बाद ही इसको जो है पब्लिक ने पकड़ा था और पब्लिक ने पकड़ने के बाद ही इसको पूछताछ की और इससे संदिग्धता पाए जाने पे इसका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मांगा गया। तो कहीं ना कहीं इसने खुद अपने जो जुर्म था वो कबूल लिया और साथी तौर पर इसने जब आधार कार्ड दिखाया और माफ कीजिएगा, वोटर आईडी कार्ड दिखाई गई तो उसमें साफ तौर पर से इसका नाम जावेद दिखाया गया और इसने खुद अपना जो जुर्म था वो कबूला और इसने अपने बड़े भाई का नाम साजिद बताया जिसका एनकाउंटर हो गया। ये जो दिल्ली के लिए फरार हुआ था तो इसको भी डर था एनकाउंटर ना हो जाए इसलिए ये दिल्ली के लिए फरार हुआ। अब जो इसको पकड़ा गया है तो पब्लिक ने पकड़ा गया, पब्लिक ने बारादरी पुलिस को इसको सौंपा है और बारादरी पुलिस जिस तरीके से आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह ने खुद अभी एक्सक्लूसिव बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बदायूं जो पुलिस है उसको इस आरोपी को सौंप दिया है और इस पर 25,000 का इनाम भी जो है बदायूं पुलिस ने सौंपा था। फिलहाल विशाल बड़ी बात यह है कि बरेली मंडल भर की पुलिस की कहीं ना कहीं जो खुफिया तंत्र है वो फेल साबित हुए हैं और जो आरोपी है वो खुला पूरे घूम रहा था, कई रेंज में वो घूम रहा था, लेकिन बरेली समेत बदायूं पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। फिलहाल ये जो वीडियो वायरल हुआ, वीडियो में इसने कई बातें ऐसी कही है कि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, वो भी मैं पुलिस के सामने रखूंगा और मुझे सरेंडर कर दिया जाए। विशाल, बड़ा सवाल तो यह है कि बदायूं से दिल्ली तक के सफर में कई टोल पड़े होंगे, बस से गए, किससे गए, और सबसे बड़ी बात कि जब दोनों की बच्चों की हत्या की जाती करी इन लोगों ने, उसके बाद जिस तरीके से वहाँ का माहौल बना, उस माहौल के बीच ये निकला कैसे और किसने मदद करी? दिल्ली तक में इनका कौन इनको पनाह दे रहा था? बदायूं से दिल्ली पहुँचाने वाला कौन? और दिल्ली से किसने किसके कहने पे ये बरेली पहुँचते हैं कि अब हमें सरेंडर करना चाहिए? क्योंकि कोई छोटी घटना को अंजाम नहीं दिया था। 2 मासूमों के गले को उस तरह से रेत देना, वो कहीं ना कहीं, और पुलिस का एक एक्शन तो बहुत सबने देखा कि त्वरित कार्रवाई करी, तुरंत इनकाउंटर हो जाता, लेकिन दूसरा एंगल ये कि एक दूसरा आरोपी 2 स्टेटों में घूमता रहता है और फिर बरेली में आता है, चुपचाप रात में पब्लिक उसको पकड़ लेती है और फिर कहती है कि मैं तो सरेंडर करने बरेली पुलिस के पास आया था, बदायूं में भीड़ बहुत थी। विशाल, बहुत अहम सवाल आपने पूछा और मैं भी बार बार इस चीज के लिए कह रहा हूं, कहीं ना कहीं जो बरेली का जो प्रशासन है वो फेल साबित हुआ है। क्योंकि जब ये घटना हुई थी, इस घटना के दौरान जब दोनों बच्चों को निर्मम हत्या की गई तो उसके दौरान जो इसका भाई था साजिद, वो उस मकान में था जिसमें हत्या को अंजाम दिया जा रहा था और ये खुद जिस तरीके से पहले की जो जानकारी मिली, वहां की जो पुलिस बता रही थी, ये खुद जो सलून था जो इसका, ये शटर गिरा करके खुद फरार हुआ था। तो साफ अंदाजा लगाया सकता है माहौल से निकल करके जो सीधा बदायूं से बरेली पहुंचा, बरेली से सीधा दिल्ली पहुंचा। लगातार कई जगह पर इसने सफर किया, कई लोगों से ये टकराया, कई जगह चेकिंग की गई और बड़ा सवाल ये भी है विशाल की आचार संहिता चल रही है, जगह जगह पुख्ता तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस चेकिंग कर रही है, लेकिन जावेद जो है उनके हाथ नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं जो फेलियर है वो पुलिस प्रशासन का फेलियर है। एक जगह अपनी पीठ थपथपाई है पुलिस ने कि तुरंत एनकाउंटर करके एक मुख्य आरोपी को ढेर कर दिया गया, लेकिन जो दूसरा आरोपी है इसके साथ पूरा अंदाजा लगाया सकता है और ये इसके साथ कई लोग और जुड़े होंगे। क्योंकि जब ये दिल्ली से बरेली वापस हुआ तो कहीं ना कहीं इसके पास पैसे कहां से आए, क्योंकि अचानक से मुझे नहीं लगता कि जेब में इतना पैसा ये लेकर के चलता होगा। इसके पास पैसा कहां से आया और दिल्ली से ये वापस किस तरीके से आया? तमाम जगह बॉर्डर है, दिल्ली बॉर्डर है और हरियाणा बॉर्डर है, इन तमाम जगहों पर ऐसे ऐसे बॉर्डर है कि वहां पर चेकिंग होती है। बिल्कुल रामपुर शानू, एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर भी अब पुलिस पूछताछ कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं सब बातें निकल के आएंगी। और सीधे आपको हम अब दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तो म्हणून आम्ही ते मुख्यमंत्र्यांना विचारू, निर्णय करू। If any of you imagine, anybody in the country imagines what happens when your bank account, your ATM card, your entire financial identity is erased, right? You can imagine if it is done to a family, the family will starve to death.
If it is done to a business, the business will be crippled. Right? This is what has been done to the Congress party 1 month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. Why has it been done? One notice comes from the 90s. Another notice comes from 6-7 years ago. Quantum amount, 14 lakh rupees. And punishment, our entire financial identity. Right? What's interesting to me is that there are institutions in this country that are supposed to protect the democratic framework. There are the courts in the country. There's the election commission in the country. Right? And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. As Makanji said, we are unable to get slots for advertising. We are unable to put ads in newspapers. And so what sort of a democracy is this? This is a criminal action on the Congress party. And it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear. This type of activity does not happen without them in today's India. And so the idea that India is a democracy, this is a lie. There's no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy, it's a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us, and we are not able to pay 2 rupees for anything. Right? And it has been orchestrated to cripple us in the elections. Now, even if our bank accounts are unfrozen today, huge amount of damage has been done to Indian democracy. And no court is saying anything. No election commission is saying anything. No institution is saying anything. Media is not saying anything. It's ridiculous. And it's your duty, no, and I'm not just speaking to the media, it is the duty of all the institutions of this country, it's the duty of the people of this country. You're being robbed of your most important asset. You're being robbed of your constitution, you're being robbed of your democratic structure, you're being robbed of the entire architecture, and everybody's just quiet. I can say it in Hindi. 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए. आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है. अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं. वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है. 1 महीने पहले ये हुआ, और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा. सब ड्रामा देख रहे हैं. 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं. हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते. आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते. हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते. और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है, और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए. जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी, क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा. तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र. यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं.
मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है, सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें, कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। साथियों, कांग्रेस अध्यक्ष जी, सोनिया जी, राहुल जी ने और दूसरी जरूरी बैठक से निकलकर यहां आए हैं आपको संबोधित करने के लिए। उनको उस बैठक में वापस लौट जाना है। आपके सवाल हमारे कोषाध्यक्ष विस्तार से जवाब देंगे। मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी को भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा हम जो खाते सीज किए गए थे कांग्रेस पार्टी के, of the Congress party's bank accounts. This is the freezing of Indian democracy. That is what is happening here. Okay. So we are unable, as the biggest opposition party, we are unable to take any action. There's no action we are able to take. We cannot send our leaders anywhere. We cannot book advertisements. We cannot do anything. What else is it if it's not an assault on democracy? Thank you. भारत में लोकतंत्र नहीं बचा, बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी ने। उनका हम विज्ञापन नहीं दे पा रहे। अगर डेमोक्रेसी बची है तो फिर एक सबसे बड़े विपक्ष किया आपने देश के, उन्हीं का अकाउंट फ्रीज कर दिया है। 14 लाख की जो इशू है वो है और आपने उस पर 200 करोड़ का फाइन लगाया, जबकि इनकम टैक्स का रूल भी ये कहता है कि आप 10,000 से ज़्यादा का फाइन नहीं लगा सकते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम अपने लीडर्स को कहीं भेज ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारे बैंक के अकाउंट फ्रीज है। हमें प्रचार तक नहीं करने दिया जा रहा। तो बड़े आरोप लगाए हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने। आज बड़े चेहरे, बहुत दिन बाद आज सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी। आज उन्होंने बोला, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बयान जारी किया। सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे दिल्ली से, जहां राहुल गांधी ने फिर से भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है, राहुल गांधी। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे बदायूं में हुए दोहरे हत्याकांड के जो दूसरा आरोपी था, जो फरार चल रहा था जावेद 25,000 का इनामी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार वो सेटेलाइट बस स्टैंड से बरेली में, उसको लोगों ने वहां पकड़ा और पुलिस के सुपुर्द किया, जहां पर वो लगातार हाथ जोड़कर ये कह रहा था कि मैं तो सरेंडर करने बरेली आ रहा था, बदायूं गया तो वहाँ लोग बहुत थे, मैं डर गया। और उसने ये भी दावे कि मेरे पास कई रिकॉर्डिंग है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बदायूं से दिल्ली तक का सफ़र उसने किया कैसे, और दिल्ली से वापस बरेली आना, ये सब हुआ कैसे? इसके पीछे और कौन लोग हैं जिन्होंने जावेद की भागने में मदद करी? लेकिन इस पूरे मुद्दे पर एसएसपी जो है आलोक प्रियदर्शी, उन्होंने क्या कुछ कहा बदायूं के एसएसपी, सुन लेते हैं। सर, किसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सेटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के
वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। और इसी खबरों बदायूं से हमारे संवाददाता रितेश चौहान जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ अपडेट है? पूछताछ कहाँ की जा रही है? पुलिस अधिकारियों ने कुछ बोला अभी तक? रितेश, रितेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आ रही है आवाज जी। क्या कुछ अपडेट है मामले में? अब कहां तक पूछताछ में कुछ निकल के आया सामने, या पुलिस अधिकारी कुछ बोलने को तैयार हुए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये देर रात जो दूसरा आरोपी फरार था जावेद, उसको सैटेलाइट से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सैटेलाइट स्टैंड पर कुछ लोगों ने उसे पकड़ा था, उसकी आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड आदि चीजें देखी थी। उसके बाद जो है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। वहीं बरेली की बात करें तो बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसे, और बताया जा रहा है कि बरेली के एसएसपी कुछ ही देर में प्रेस वार्ता करेंगे, आईटी प्रेस वार्ता करेंगे। तमाम अधिकारी प्रेस वार्ता करने के बाद जो चीजें होंगी वो सामने लाएंगे। अगर बात की जाए बदायूं के अधिकारियों की, तो अभी जो है कप्तान बदायूं का बयान आया है। बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी हैं, उन्होंने बताया है कि यहाँ से टीमें भेज दी गई हैं, पुलिस टीम भेजी गई है, उसे बुलाया जाएगा जावेद को, और यहाँ बुलाने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ करने के बाद जो चीजें सामने होंगी वो बताई जाएंगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और क्या और कुछ लोग, जैसे उसके पिता को गिरफ्तार किया गया था, उसके चाचा को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ में क्या कुछ निकल के आया है रितेश? क्या? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कल ही उसके पिता और चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। थाना अलापुर पुलिस जो है, स्थानीय पुलिस है, उसने गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ चल रही है। अभी भी पूछताछ चल रही है, लेकिन जो पूछताछ की गई है उसका कोई ना प्रेस नोट जारी किया गया है, ना ही किसी अधिकारी ने अभी तक बताया है कि क्या पूछताछ की गई है, क्या निकलकर अपडेट सामने आई है, पूरे मामले में क्या रहा है, क्या नहीं रहा है। फिलहाल अभी तक जांच जारी है और अब तक पूछताछ जारी है। देखो, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका। तो मासूम बच्चों का एक और हत्यारा बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर 25,000 का इनाम था। कुछ ही देर में पुलिस के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या क्या उसने कहा है वो हम सबके सामने होगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।